हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो आपका होने वाला है, जिसकी डेट भी आ गई है 17 मार्च, और साथ में आरओ आरओ का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत। 10 से 15 क्वेश्चंस लेते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐसा पार्ट है हमें जो रटा होना चाहिए। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो पब्लिक इलेक्शंस में वोट करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना या फिर उसकी सुरक्षा करना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो पहला है वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कर कर सारे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है आपको नहीं याद आ रहा है तो इसी को पॉज कर कर एक बार फिर से देख कर अपने नोट्स में उनको पढ़ लीजिए, तो आप फिर नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका होता है रिविजन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री जो है अपनी नियुक्ति के समय क्या होना चाहिए उनकी कंडीशन। जरूरी नहीं है कि वे संसद के किसी एक सदन के सदस्य हों, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि 6 महीने के अंदर वो सदन की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ले। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर लोकसभा की सदस्यता उनको ग्रहण कर लेनी है। अगला है, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना ही चाहिए यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो। और फिर नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो प्रधानमंत्री जब वो बनते हैं तो जरूरी नहीं है किसी भी सदन के सदस्य हो। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स उनको सदस्यता ग्रहण करनी होती है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा की ही सदस्यता ग्रहण करें, राज्यसभा की भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध जब होगा तो उसके चलते डैश पारित होने के दौरान संसद की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जा सकती है। तो जो भी जॉइंट सिटिंग होती है ये कब बुलाई जा सकती है, क्या ये कभी भी बुलाई जा सकती है किसी भी बिल के पास होने में अगर प्रॉब्लम होगी, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है ऑर्डिनरी बिल के उसमें। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो ये आर्टिकल भी पूछा जाता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। आगे दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन, यानी कि किसके अंतर्गत, कौन से जो हमारा एक्ट है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, विभाजन है, वितरण है पावर्स का, वो किसके किस पर आधारित है। तो ये हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 का ये जो एक्ट है इस पर ये आधारित है। उसके बाद क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। अब इसमें हमको गलत कथन बताना है। गलत कथन बताना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है पहले स्टेटमेंट में, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर दूसरे में कहा गया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये, इनके पास ये पावर होती है कि कोई भी अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हो तो वो उसको रिजॉल्व करवा सके। देन आगे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ये सब के सब जो है ये इनकरेक्ट हो जाएंगे।
पहला वाला हो जाएगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होता है। देन अगला क्वेश्चन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परव्यू में ये नहीं होता है, ये किसके में होता है, किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो है ये हो जाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में, ठीक है। देन पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर बनाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। कोई भी डिस्प्यूट सरकार, भारतीय सरकार और एक या एक से अधिक राज्य के बीच में हो, कोई डिस्प्यूट इलेक्शंस के रिगार्डिंग ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, यानी कि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है। उसके बाद डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी, फिर डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद होता है। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। पहला और चौथा जो है ये हमारा आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है, प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये जो अधिनियम है इसके संबंध में बात की गई है कि इसने डायरकी का द्वैध शासन इंट्रोड्यूस किया था हमारे प्रोविंसेस में। फिर बात की गई है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए लाया गया था। फिर कहा गया है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, यानी कि केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण इसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जो ये सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट है आपको याद हो तो ये 1909 का है, ठीक है। तो ऑप्शन दो वाला जो है, कथन दो जो है वो तो हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, पहला वाला इसका मतलब हमारा पक्का सही है, ठीक है। ये भी हमको इससे पता चल गया कि पहला वाला जो है वो पक्का सही हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, यहां पर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा भी सही है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा की कौन सी स्पेशल पावर है, ये चेंज कर सकता है एग्जिस्टिंग टेरिटरी किसी राज्य की, या फिर राज्य का नाम, या फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ये पास कर सकता है एक रेजोल्यूशन जो एम्पावर करता होगा पार्लियामेंट को, यानी कि पार्लियामेंट को ये शक्ति देता होगा कि वो लॉज बनाए स्टेट लिस्ट के विषय पर, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज के को क्रिएट करने से संबंधित भी ये राज्यसभा के पास एक पावर है। फिर क्या बात की गई है, अमेंड कर सकता है इलेक्शन प्रोविजन प्रोसीजर प्रेसिडेंट का, और ये डिटरमाइन कर सकते हैं पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो क्या ऐसी कोई पावर है। उसके बाद कहा गया है डिटरमाइन करना फंक्शंस इलेक्शन कमीशन के, और डिटरमाइन करना नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर आप अभी तक समझ गए होंगे कि राज्यसभा की स्पेशल पावर्स क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये आता है कि राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स हैं इनके आर्टिकल्स क्या हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो एक आर्टिकल हो जाएगा हमारा आर्टिकल 249, ठीक है, जिसमें ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का पार्लियामेंट को अधिकार प्रोवाइड करता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित जो आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 312। तो ये दोनों ही स्पेशल पावर्स हैं, याद रखिएगा। देन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या बात की गई है, इसमें क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर मनी बिल को, जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा के द्वारा अमेंड करा जाता है तो क्या होगा उस दशा में। जो लोकसभा है वो अभी भी बिल के साथ प्रोसीड कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा के रिकमेंडेशंस को, उसके सुझाव को। लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, आगे उस बिल को नहीं बढ़ा सकती है। लोकसभा जो है मे सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, एक बार वापस भेज सकती है। प्रेसिडेंट इस दशा में ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है राज्यसभा के पास
धन विधेयक के संबंध में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इंडिया में कहा गया है भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। देन आगे क्या है? भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या ये सही है? गलत है ये भी, क्योंकि इनको कौन नियुक्त करता है इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में, क्यों गलत है ये। देन कहा गया है नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं बताई गई है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। लेकिन एक बार लास्ट वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम में अगर आपको लग भी रहा है कि आपको सही हो गया, तब भी चौथा पढ़ लीजिए, शायद आपको चौथा भी सही लगे। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करिए, आप इसमें कंफ्यूज हो। कभी भी आंसर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, पूरा हमेशा पढ़ना है। विधायी ढांचे वाले केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत के आधार पर उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, इसलिए यहाँ पर हमारा ये आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का। तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।